यस प्रभु, लेट अस स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक कॉल्ड एज रेसिडेंशियल स्टेटस। काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं इस बार रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के। रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस आए हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में चेंजेस आए हैं। स्पेसिफिकली जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनको लेकर के एक बड़े चेंजेस यहां पे आए हैं। साथ साथ में देखना ये होगा कि जो सेक्शन 9 है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो सेक्शन 9 को अपने बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। आप रिसेंट एग्जाम भी देखे जो हुए हैं, तो उसके अंदर में भी आप देखेंगे सेक्शन 9 से रिलेटेड प्रोविजन के ऊपर वो लोग फोकस कर रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस, इसके अंदर में अमेंडमेंट है, स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट के अंदर में क्या है, अमेंडमेंट किए गए हैं। आप ऐसा समझ लीजिए बहुत अच्छे खासे बड़े बदलाव किए गए हैं, तो आपको यहां पे ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। यस और नो। सो रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल स्टेटस फटाफट रिकॉल करते हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हर साल देखा जाता है? आंसर इज यस, हर साल देखा जाता है। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल बदल सकता है? आंसर इज यस, हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस बदल भी सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप क्या दोनों एक ही कंसेप्ट है? आंसर इज नो, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। सिटीजनशिप आप कहां बॉर्न हुए हो उसके बेसिस पे मिलता है, और रेसिडेंशियल स्टेटस आप कितने दिन कहीं पे रह रहे हो उसके बेसिस पे आपको मिलता है। यस और नो। क्या एक व्यक्ति कपल ऑफ कंट्रीज के अंदर में एक साथ रेसिडेंट हो सकता है? आंसर इज यस, एक व्यक्ति कपल ऑफ कंट्रीज में एक साथ रेसिडेंट हो सकता है। अच्छा सर, ये भी ठीक है। क्या हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं विदाउट रेसिडेंशियल स्टेटस? आंसर इज नो। टोटल इनकम निकालने के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी होता है, और इसी के लिए ये चैप्टर को कभी भी सबसे पहले रखा जाता है बेसिक के बाद। यस और नो। लेकिन हम इसे एकदम उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं जिस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या इंपैक्ट पड़ता है? आपके टोटल इनकम पे इंपैक्ट पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन यूर आरओआर, आरएनओआर और एनआर। इसके बेसिस पे आपका टोटल इनकम बदल जाता है। इसी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। जनरली रेसिडेंशियल स्टेटस को प्रूव कौन करता है? कंपनी और इंडिविजुअल्स के केस में डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि हम रेसिडेंट नहीं हैं, और बाकी केस में सारे असेसी प्रूव करते हैं कि हम रेसिडेंट है या हम रेसिडेंट नहीं है। सो पॉइंट देखिएगा, टोटल इनकम ऑफ असेसी कैनॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली. Residential status is always determined for the previous year, because we have to determine the total income of previous year, because we have to determine the total income of previous year. ठीक है सर। इसी के साथ साथ इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये हर साल बदल सकती है, हर पॉइंट पे क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा। A person can be resident of more than one country for any previous year. ये बड़ा होके MCQ बन सकता है कि क्या एक व्यक्ति कपल ऑफ कंट्रीज के अंदर में एक साथ रेसिडेंट हो सकता है? यस। सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर डिफरेंट कंसेप्ट. इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी द बर्डन लाइज ऑन द डिपार्टमेंट की प्रूव हम रेसिडेंट है या नहीं है. HUF फर्म और LLP के केस में दे आर जनरली अज्यूम टू बी रेसिडेंट. ओनर्स दैट दे आर नॉन रेसिडेंट इज ऑन देम. उनको वो प्रूव करके देना होगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं है. अदर असेसी के केस में इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिपेंड करता है सारी चीजों के ऊपर कि क्या वो सच में रेसिडेंट होंगे या नहीं होंगे. चेक कर लीजिए इतना. डन मालिक. आते हैं आगे. रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 के अंदर में लिखा हुआ है. जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े, मैं आपको आज एक सीक्वेंस बता देता हूं. इस सीक्वेंस में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कभी भी बेनिफिशियल होगा. रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 से सेक्शन 9 तक के होता है, पर आपको पढ़ना कुछ इस सीक्वेंस में चाहिए. आप अगर इस सीक्वेंस के अंदर में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा 1 और 2. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 एंड 9 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का सही क्रम ये है 6 से 5, 5 से 7, 8, 9. इस सीक्वेंस में आप इसे पढ़ेंगे तो कभी भी ज्यादा बेहतर होगा. डन सर. चलिए बहुत बढ़िया. अब आते हैं 6 के कैटेगराइजेशन पे. 6 को हमने मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड करना है. 6(1), 6(2), 6(3), 6(4). 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल. याद रखने का तरीका, एक आदमी इंडिविजुअल होता है. 6(2) इज फॉर HUF,
दो लोग मिलके घर बनाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 6-3 इज फॉर कंपनी, कंपनी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, और बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो। 6-4 अदर एसएससी। वापस एक बार रिपीट कर दूं, 6-1 इज फॉर इंडिविजुअल, 6-2 इज फॉर एचयूएफ, 6-3 इज फॉर कंपनी, 6-4 इज फॉर एनी अदर पर्सन। ठीक है मालिक। सबसे ज्यादा फोकस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। बाजू पे आ जाइए। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में अच्छे खासे बड़े बदलाव, और सबसे ज्यादा टाइम अगर हमें लगने वाला है तो वो यही लगने वाला है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे। सेक्शन 6(1) हमसे कहता है अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो रेसिडेंट हो सकता है, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। रेसिडेंट होने के लिए उसे कोई भी दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कोई भी दो में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कौन सी कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। मतलब इंडिया में उसको एटलीस्ट कितने दिन रहना है? 182 डेज। अगर 182 डेज वो इंडिया में रह जाता है, ही इज रेसिडेंट। गेम ओवर। यस अच्छा, क्या सर इंडिया में एक ही जगह रहना जरूरी है? आई मीन टू से, मान लो कुछ दिन वो मुंबई में रहा, दिल्ली में रहा, कोलकाता में रहा, चेन्नई में रहा, और ये सब मिला के 190 डेज हो रहे हैं, क्या ये रेसिडेंट होगा? आंसर इज यस। कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं एक जगह पे आपको 182 डेज रहना है। सर मान लीजिए वो इंडिया में भी था, आउट ऑफ इंडिया में भी था, कंट्रीज घूमते रहता है, हालांकि इंडिया में नंबर ऑफ डेज 183 हुए, बताइए क्या वो रेसिडेंट है? यस। कंटिन्यू स्टे एट वन कंट्री इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर में आप 182 डेज को कंप्लीट करें। 182 डेज को क्या करें आप? कंप्लीट करें, एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो डॉट 182 डेज भी आता है तो आप क्या बन जाओगे बेटा? रेसिडेंट बन जाओगे। अगर एसएससी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो दोनों में से एक कंडीशन। पहली कंडीशन, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। क्या बात कर रहे हैं हम? जनरली ये 3 कैटेगरी छोड़ दीजिए, इधर आइए। दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे सेटिस्फाई एनी, कैसे बेटा? एनी, कोई भी कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर गए तो दोनों में से। दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। डॉट 182 डेज भी अगर वो इंडिया में रह जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? रेसिडेंट हो जाएंगे। और 60 डे इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, या प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इन दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज कर लीजिए। अच्छा सर, जरा ध्यान से सुनिएगा इस कैटेगरी के लिए। सर मान लो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज वीजे। वीजे इंडिया में 183 डेज स्पेंड कर लेता है, वो क्या हो जाएगा मालिक? रेसिडेंट हो जाएगा। बराबर है। चलो, वीजे अगर 183 डेज स्पेंड ना कर पाया, अब एक पॉइंट इस चैप्टर में आपके समझने का है। आपके लिए प्रीवियस ईयर है 2021, आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर है 21-22। इस बात को पूरे सब्जेक्ट में याद रखना, जब तक ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको याद रखना है। आपके लिए प्रीवियस ईयर है 2021, आपके लिए असेसमेंट ईयर है 21-22। अब 183 डेज उसने कहां रहना है? प्रीवियस ईयर में रहना है। मतलब 2021 के अंदर में उसने एटलीस्ट 182 डेज रहना है। 183 डेज रह गया रेसिडेंट, या फिर एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स। मतलब एटलीस्ट 60 डेज उसने कहां रहना है? प्रीवियस ईयर में। मतलब 2021 के अंदर में एटलीस्ट उसने 60 डेज रहना है, और 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल, मतलब 1920, 1819, 1718, 1617, ये 4 सालों को मिला के एटलीस्ट कितने साल रहना है? 365। हर एक में 365 रहना है क्या? नहीं, चारों सालों को मिला के आपको कितने साल रहना है? 365 डेज रहना है। तो या तो आप एटलीस्ट 182 डेज रहे, हम 183 थे तो रेसिडेंट थे, और एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपको एटलीस्ट कितने दिन रहना है? 60 डेज रहना है, प्लस यहां पे एंड लिखा है, मतलब 60 तो चाहिए, 365 भी चाहिए इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके पिछले 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 365। चारों को मिला के एटलीस्ट कितने साल होने चाहिए? चारों साल को मिला के एटलीस्ट कितने दिन होने चाहिए? 365 डेज होने चाहिए। अच्छा सर मान लो ना वो 183 डेज इंडिया में था, ना वो 60 डेज एंड 365 डेज था, तो
ही विल स्ट्रेट अवे बी नॉन रेसिडेंट, ही विल स्ट्रेट अवे बी नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट अगर बनना है तो दो में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा एक मिनट, ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपको नहीं लगता कंटिन्यूस होने जरूरी है? यहां पे लिख दो, ये 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर कैसे होनी चाहिए बेटा? कंटिन्यूस होने चाहिए। डन मालिक? अच्छा सर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मान लो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ही विल स्ट्रेट अवे बी नॉन रेसिडेंट। वो क्या बन जाएगा मालिक? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सो अगर एसएससी को रेसिडेंट बनना है, 3 कंडीशन की जगह 2 कंडीशन है एज ऑफ नाउ। कौन सी दो? दोनों भी सेटिस्फाई करनी है? नहीं, दोनों में से कोई भी एक। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट स्ट्रेट अवे। ठीक है सर। नेक्स्ट पेज पे आइए। जब हम ये नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे, वेदर कमिंग टू इंडिया एंड गोइंग आउट ऑफ इंडिया के डेज को भी काउंट करना है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं यहां आइए। While determining the residential status, the day leaving and returning to India should be considered as stay in India. तो the day he is leaving in India and the day he is coming to India, both are counted जब आप इस number of days को क्या करते रहोगे? काउंट करते रहोगे। ठीक है। The stay may be anywhere in India and for any length of time at each place in case where the stay in India is at more than one place. What is required is total period of stay should not be less than the number of days specified in each condition. इंडिया में कहीं पे भी रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि आप क्या करें, नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में उतने दिन स्पेसिफाई रहें। अच्छा जी सर, इंडिया मतलब क्या? वो भी लिखा हुआ है। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल एयर स्पेस अबाउ इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। तो इंडिया का मतलब सिर्फ लैंडमास की हम बात नहीं कर रहे, इंडिया का मतलब अप टू 200 नॉटिकल माइल। मालिक इंडिया का मतलब अप टू 200 नॉटिकल माइल तक के अगर आप वाटरवेज में भी रहे, एयर स्पेस में भी रहे, तो भी आप क्या किए जाओगे? इंडिया का पार्ट माने जाओगे। अच्छा जी सर। सर मान लो अभी जो एयर होस्टेस होते हैं, ये जो पायलट्स होते हैं, ये लोग आते हैं, लेट्स से दुबई से इंडिया आए, रात भर इंडिया में रुके और सुबह वापस निकल गए। टेंटेटिवली 8 से 10 घंटे ही डेली इंडिया में रुक रहे हैं। तो ये जो 8 से 10 घंटे इंडिया के अंदर में रुक रहे हैं, शुड आई कंसिडर इट एज अ स्टे? शुड आई कंसिडर इट एज अ स्टे? आप मुझे बताओ, हां या ना? जल्दी बताओ। अब ऐसे केसेस के अंदर में कितने दिन को या कितने घंटों को हम लोग एक डे माने? 24 आवर टू बी ट्रीटेड एज वन डे। मान लीजिए अगर आपको पूरा दिन नहीं काउंट करना है और वो कुछ ही घंटों के लिए इंडिया के अंदर में आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में 24 आवर हैज टू बी ट्रीटेड एज वन डे। कैसा बेटा? 24 आवर हैज टू बी ट्रीटेड एज वन डे। So where exact arrival and departure time is not available, then the day he comes to India and the day he leaves India is counted as day. Hour का मतलब होता है बेटा 24 hour is equals to 1 day. Hour का क्या मतलब है बेटा? 24 hour has to be treated as 1 day. ठीक है सर, वापस से आते हैं यहाँ पे। So a person can be resident कब? If he stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अब यहां पे आए हैं अमेंडमेंट, ध्यान से सुनना, यहां पे आए हैं अमेंडमेंट। अगर कोई व्यक्ति, आपको याद होगा या नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनना, 3 लोगों के लिए इफ दे आर लिविंग इंडिया, तो रेसिडेंट का मतलब है सिर्फ 182 डेज और 365 डेज का 60 डेज का क्राइटेरिया यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। 3 लोगों के लिए
3 लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब सिर्फ 182 डेज, जिसका मतलब ये है अगर ये 182 डेज इंडिया में स्टे करते हैं तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर ये इंडिया में 182 डेज स्टे करते हैं तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर एज अ शिप क्रू मेंबर और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ध्यान से सुनिएगा, तीन लोग इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शिप क्रू मेंबर एंड पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वापस एक बार आपको बता दूं, 3 लोग के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। पहला शिप क्रू मेंबर, पर्सन leaving India for employment, person of Indian origin। 3 लोगों के लिए क्राइटेरिया है सिर्फ 182 डेज का। ये 3 लोग अगर 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। डन मालिक? मीनिंग समझते हैं कुछ इस तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 3 लोग इंडिया में हैं एटलीस्ट 182 डेज तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। इन 3 लोगों के लिए 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं है। शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये 3 लोग अगर इंडिया में 182 डेज है तो रेसिडेंट, अदरवाइज स्टेट अवे नॉन रेसिडेंट। कुछ बातें जो हमें समझनी पड़ेगी। व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अगर असेसी या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में तो हम इस व्यक्ति को कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर असेसी या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो हम उसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यस, आज भी ऐसे कई लोग हैं बेटा जो विभाजन के तहत, किसी ने पाकिस्तान सिलेक्ट किया था, किसी ने इंडिया सिलेक्ट किया था, ऐसे लोगों के लिए हमें क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे। अगर आप देखें राज कपूर साहब, यस और नो, राज कपूर साहब ये पाकिस्तान पेशावर से रिलेट करते थे, उन्होंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया, उनके फादर्स ग्रैंडफादर्स ने, यस और नो। ऐसे इंडिया के कई लोग थे जिन्होंने क्या किया, पाकिस्तान सिलेक्ट किया। आज भी इनकी प्रॉपर्टीज कहां है? पाकिस्तान के अंदर में सिचुएटेड है। उन लोगों की प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है। ये प्रॉपर्टी आज भी किराए पे चल रही है। अब ऐसे केसेस में इनकी इनकम के लिए कोई रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया निकालना था, हमने निकाला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा इसे, और हमने इन पे क्राइटेरिया दे दिया। अगर ये 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। शिप क्रू मेंबर वो लोग होते हैं जो शिप के ऊपर होते हैं, शिप के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, मे बी जॉब, मे बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अ बिजनेस। ये लोग अगर एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रह गए प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर में, रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट। 60 डेज का क्राइटेरिया इनके लिए नहीं है। So Indian citizen who leave India in the previous year as ship crew member of an Indian ship or for the purpose of employment outside India, they would be treated as resident if they stays in India for 182 days or more in previous year. For 182 days or more in previous year. Getting it or not? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये है फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2020 ने किया है यहां पे सबसे बड़ा अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 182 डेज इंडिया में रहे है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ये क्राइटेरिया तो सिंपल था। अब कई बार ऐसा देखा गया, बजट 2020 में जब निर्मला सीतारमन जी खड़ी हुई और उन्होंने एक पॉइंट कहा कि सर ऐसे कई लोग हैं
जो इंडियन सिटीजन है और बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, मेजरली इन द गल्फ कंट्री लाइक दुबई, मस्कट, ओमान, इनके अंदर में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये लोग क्या करते थे, रेसिडेंशियल स्टेटस को अवॉइड कर देते थे। कैसे, वो इंडिया में 182 डेज रहते ही नहीं थे और प्रीवियस ईयर में 365 डेज के भी क्राइटेरिया को समहाउ वो मिस कर जाते थे, बराबर है, और वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया से गायब कर देते थे। पर वो इंडिया आते थे विजिट के लिए और इस विजिट में भी वो लोग क्या कर लेते थे, पैसा कमा लेते थे। मतलब टेक्निकली ये वो लोग थे जो इंडिया से तो पैसा कमाते थे लेकिन इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या कर जाते थे, सरपास कर जाते थे। अमीर लोग करते थे ऐसा, करते हैं ऐसा। अब ऐसे केसेस के अंदर में आप देख सकते हैं कई इंडियंस यूट्यूबर भी हैं जो दुबई के अंदर में बैठे हुए हैं, ये सुनो, ऐसे कई लोग हैं। अब ये लोग क्या करते थे, ये इंडिया से बाहर चल जाते थे, 182 डेज के क्राइटेरिया को भी हटा देते थे, लेकिन इनकम इंडिया से कमा रहे थे। ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया लाया गया। क्या कहा गया, मान लीजिए अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट, काय के लिए आ रहा है, comes to India on a visit, Indian citizen, person of Indian origin come to India on a visit and earn 15 lakh or less, अगर 15 लाख से कम कमाते हैं वो लोग, इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज। ऐसा कोई क्राइटेरिया इसके पहले था ही नहीं। मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, गौरव जी, बराबर है, गौरव जी टेक्निकल गुरुजी बहुत बड़े यूट्यूबर है इंडिया के। सपोज ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कहां चले गए, दुबई के अंदर में चले गए, बराबर है, ही इज अ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे कम टू विजिट इन इंडिया, वो बार बार इंडिया आते रहते हैं माइक्रोमैक्स का अनबॉक्सिंग करने, इसके उसके लिए, दे कम टू विजिट इन इंडिया, और इंडिया के विजिट के दौरान ये अप टू 15 लाख रुपीस कमा लेते हैं। ही इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्टेज आउटसाइड इंडिया बट कम टू विजिट इन इंडिया, और इस विजिट में ही वो अप टू 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। इन्हें रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर ये 182 डेज इंडिया में है, इन्हें रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर ये 182 डेज इंडिया में है। डन मालिक, एग्जाम्पल जरूर बनाना। डन मालिक। सो वर्ड देखिएगा यहां पे, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया comes to visit in India and total income other than foreign income, सिर्फ इंडियन इनकम is 15 lakh or less, यानी up to 15 lakh rupees, they would be treated as resident if they stays in India for 182 days or more in previous year। इसके पहले कभी ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि इंडियन सिटीजन है, मतलब अब आप उनको भी टैक्स करोगे जो इंडियन सिटीजन बाहर चले गए हैं और इंडिया में आए कुछ दिन के लिए और यहां पे कमा रहे हैं। टेक्निकली ये उन लोगों के लिए प्रोविजन थी जो थे तो इंडिया में ही लेकिन वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कर देते थे, सरपास कर देते थे। मैं खुद ऐसे 2 से 3 लोगों को जानता हूं जो ये काम करते थे, जो क्या करते थे, दुबई के अंदर में जाकर के बस गए हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिंगापुर के अंदर में रहेंगे या थाईलैंड के अंदर में या बाली के अंदर में, इनके इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, राइट। तो ये कुछ दिन के लिए इंडिया से बाहर चल जाते थे, इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया ही खत्म कर देते थे और यहां से मैक्सिमम प्रोविजन अवॉइड कर देते थे। भारत सरकार ने इस चीज को रोक दिया और कह दिया बेटा अगर तुम इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो,
हो तो तुम आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया के भी अपनी इनकम कमा लेते हो अप टू 15 लाख रुपए, हम तुम्हें रेसिडेंट मान लेंगे अगर तुम एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में हो। तो सर ऊपर वाले और नीचे वाले क्राइटेरिया में फर्क क्या है, जरा ध्यान से सुनना। वो जो 3 लोग थे ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शिप क्रू मेंबर एंड पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया से जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बाहर है और इंडिया में आने वाले हैं, इनके लिए पहले कोई लॉ ही नहीं था, अब इनके लिए स्पेसिफिक लॉ बन गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, सो सपोज टेक्निकल गुरुजी जो एक यूट्यूबर है, वो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो रहते दुबई के अंदर में लेकिन इंडिया भी आते हैं विजिट के लिए, और यहां पे अप टू 15 लाख रुपए कमा लेते हैं वो, अदर देन फॉरेन सोर्सेस। इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं, हम इन्हें रेसिडेंट मानेंगे अगर ये 182 डेज इंडिया में है। अब आप में से कई लोग एक सवाल पूछेंगे, सर मान लो 15 लाख से ऊपर कमाया तो उसके लिए यहां लिखा है थर्ड क्राइटेरिया उसी के लिए लिखा है। Suppose an Indian citizen, person of Indian origin, again दोनों वर्ड है, Indian citizen, person of Indian origin, who being outside India come to visit in India and earn more than 15 lakhs. Who is an Indian citizen, person of Indian origin, comes to visit to India and the income other than foreign sources exceeding 15 lakh. अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उनको रेसिडेंट माना जाएगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे, पहला, दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 182 डेज रहते हैं, और 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. पहले इस वर्ड को पूरा पढ़े। डन सर? चलो जी। सो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है तो आउटसाइड इंडिया लेकिन इंडिया में आ रहा है और 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो उसको दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे हम रेसिडेंट मान लेंगे। पहला, ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नीचे आइए। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, एंड liability to tax in another country, no person is treated as RNOR as per 6(1)(a). Yes, residential status depend upon the period of stay in India. अप टू 120 डेज रहा होगा, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए अगर वो 120 दिन में नहीं है, वो स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। एक्सीडिंग 120 डेज बट लेस देन 182 डेज and 365 days in 4 previous preceding year, स्ट्रेट अवे वो RNOR डिक्लेयर हो जाएंगे। क्या डिक्लेयर हो जाएंगे बोलो मालिक? स्ट्रेट अवे वो RNOR डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेसिडेंट तो है ही, ROR या RNOR डिपेंड करता है वो 66 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या। खैर अभी हमने ROR RNOR को नहीं देखा, सिर्फ रेसिडेंट के क्राइटेरिया को देख रहे हैं। वापस से आते हैं। जनरल रूल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, इफ he stays in India for 182 days or more in previous year, or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शिप क्रू मेंबर, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, 3 लोगों के लिए ओनली 182 डेज। अब अमेंडमेंट कहां है? उन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो है तो आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू विजिट इन इंडिया और अप टू 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा ओनली इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर
182 डेज। मान लो 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं ऐसे लोग, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के दो क्राइटेरिया, दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। चेक कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। सपोज करते हैं अनुपम खेर साहब को। आप सभी को पता होगा अनुपम खेर साहब इन दिनों न्यूयॉर्क के अंदर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी वहां पे एक वेब सीरीज चल रही है जिसको एक्सटेंशन मिला है। अनुपम खेर साहब इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड कम टू विजिट इन इंडिया, और इंडिया में उनकी इनकम हो गई सपोज 25 लाख। अब अनुपम खेर साहब इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो है तो आउटसाइड इंडिया में, कहां, न्यूयॉर्क में इन दिनों, एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया, और इंडिया से उनकी इनकम 25 लाख रुपीज हो गई, दैट इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज। इज दैट डन? अब इन्हें कब रेसिडेंट माना जाएगा? आप इसके बदले में प्रियंका चोपड़ा को भी पकड़ लीजिए, आप इसके बदले में सानिया मिर्जा को पकड़ लीजिए, ये सेम क्राइटेरियाज में आ जाएंगे आप सब। अब इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा कब? पॉइंट नंबर 1, इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। इन्हें इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा कब? अगर वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहते हैं। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है, दे स्टेज इन इंडिया फॉर 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। डन सर, बना लो बेटा सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई क्राइटेरिया पहले नहीं थे। अब ये लोग जो बाहर जाकर के बस गए और इंडिया से भी इनकम कमा रहे हैं, इन लोगों को पहले रेसिडेंट बना के इनसे टैक्स लेना जरूरी हो गया था। तो इस तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस के क्राइटेरिया को लेकर के आए। जब ये चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है आरओआर के क्राइटेरियाज भी चेंज होंगे। अब इस केस में कुछ बातें, मान लो असेसी अगर 120 दिन भी नहीं रहा इंडिया में तो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट, फिर तो मैटर ही खत्म है। यस और नो? अच्छा जी सर। सो अप टू 15 लाख का क्राइटेरिया समझ में आया। ये इंडियन सिटीजन के लिए भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी है। ये भी इंडियन सिटीजन के लिए है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी है। ठीक है सर। अब हम देखते हैं कि अगर कोई रेसिडेंट है तो सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता। मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, इसे आरओआर आरएनओआर बनाए। मम्मी को बोलो इसे कॉम्प्लान पिलाए, इसे आरओआर आरएनओआर बनाए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है हु इज लिविंग आउटसाइड एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, तो ये देखो इंडियन इनकम उनकी कितनी है, उस बेसिस पे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो। ईदर ओनली 182 डेज और 120 डेज का भी क्राइटेरिया, डिपेंडिंग अपॉन इंडिया से उनकी इनकम कितनी है, इसके बेसिस पे। अब सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता, इंडिविजुअल्स को फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है इनटू आरओआर, आरएनओआर। अगर आरओआर बनना है, आरओआर बनना है, तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 आपको कुछ एडिशनल कंडीशन देता है। रेसिडेंट बनने के बाद हमें आरओआर या आरएनओआर बनाना पड़ता है। आरओआर के लिए क्या कंडीशन है? आरओआर के लिए क्या कंडीशन है? पॉइंट नंबर 1, ही इज रेसिडेंट, कुछ भी मत लिखा है, सब लिखा है, फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, एंड पॉइंट नंबर 2, स्टेज इन इंडिया फॉर 180, stays in India for 730 days in 7 previous preceding year। आरओआर की कंडीशन क्या है जरा ये देखिए। आरओआर की कंडीशन है ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर and stays in India for 730 days in 7 previous preceding year। डन मालिक? मतलब अगर वो कोई रेसिडेंट हो जाए तो रेसिडेंट को हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा आरओआर या आरएनओआर में। आरओआर अगर बनाना है तो 2 कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में एंड नहीं और नहीं, एंड लिखा है। ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 10 में से कोई भी 2 साल, 10 में से कोई भी 2 साल वो क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। 10 में से कोई भी 2 साल वो क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। 10 में से कोई भी 2 साल क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 7 सालों के अंदर में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया के अंदर में रहना है। खैर आरओआर की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया है, जैसा पहले था वो आज भी वैसा ही है। सो अगर व्यक्ति रेसिडेंट बन जाता है तो इसे फर्दर क्लासिफाई करो आरओआर, आरएनओआर में। आरओआर की कितनी कंडीशन है? 2। एक, he stays in India for 730 days in 7 previous preceding year and he is resident for 2 out of 10 previous preceding year। क्लियर है मालिक? सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, सबसे पहले तो इसे आर या एनआर में क्लासिफाई करो। अब रेसिडेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है? डिपेंड करता है वो एनी अदर सिटीजन है या इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट है। बराबर है? रेसिडेंट बनने के बाद इसे फर्दर आपको क्लासिफाई करना पड़ता है आरओआर या आरएनओआर में। आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है? 2 आउट ऑफ 10 एंड 730 आउट ऑफ 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ये 2 क्राइटेरिया है। यस और नो? डन मालिक? चलो सो नेक्स्ट पेज पे आइए। आरओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आपको दिखेगा। अ इंडिविजुअल में बिकेम आरओआर इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस अंडर 6(1). हियर दे एक्चुअली रिक्वायर 6(6). he is resident for at least any 2 out of 10 previous preceding year and he has been in India for 730 days
or more during 7 immediately preceding the previous year. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं. मिस्टर एक्स comes to India for 100 days every year from past 10 years. What is his residential status? Now X के बारे में ना आपको इंडियन सिटीजन लिखा है ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है, आपको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भैया एक्स 100 डेज एवरी ईयर इंडिया में आता है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करें. यस और नो? चेक इट आउट. कोई डिसीजन? एक्स अगर 100 डेज इंडिया में आ रहा है तो सबसे पहले तो उसे रेसिडेंट बनाना होगा. रेसिडेंट बनाने की कंडीशन कहां लिखी है मेरे भाई? रेसिडेंट बनाने की कंडीशन 6(1) में लिखी है. पहला कंडीशन क्या था? ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज. क्या वो है? आंसर इज नो. दूसरा क्राइटेरिया 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. जरा सोच के देखिए ये हो रहा है क्या? अगर वो 100 days every year आ रहा है मतलब 60 days in previous year तो वो हो गया 2021 में, और पिछले 4 previous preceding year की बात करो 100 साल के हिसाब से 400 days वो आया होगा. आपको नहीं लगता ये क्राइटेरिया 100% मैच कर रहा है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. ये देख लो. तो वो कौन हो गया? रेसिडेंट तो हो गया. सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता. मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिला, इसे आरओआर या आरएनओआर बनाए तो ठीक है. हम अब इसके लिए आरओआर के क्राइटेरिया देखते हैं जो सेक्शन 66 में लिखे हुए हैं. पहला क्राइटेरिया, कोई भी 2 साल 10 साल में से वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए. इनफैक्ट हर साल मिल जाएगा. पूछो कैसे? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. हर साल ही वो रेसिडेंट मिल जाएगा इस क्राइटेरिया को पकड़ के. तो 2 आउट ऑफ 10 तो कंफर्म सेटिस्फाई हो जाता है. 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, आप देखोगे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा. कैसे? 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में हम 100 इंटू 7 सिर्फ 700 डेज है, जबकि लॉ एटलीस्ट 730 डेज बोलता है. यानी सेकंड क्राइटेरिया हम पूरा नहीं कर पा रहे. और आरओआर के लिए दोनों के बीच में क्या लिखा था बेटा? एंड, मतलब पहला भी चाहिए दूसरा भी चाहिए. अब ऐसे केस में ये व्यक्ति स्ट्रेट अवे कौन हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. तो इसका आंसर क्या आने वाला है? RNOR. डन मालिक? ओके, इज दैट डन मालिक? चलो
आ जाओ यहां पे, अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो अकॉर्डिंगली वो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या क्या है, इसके बेसिस पे आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है, वो रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है, इसके बेसिस पे आपको ये चीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी। फर्दर क्लासिफिकेशन के तहत आपको उसे ROR या RNOR बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट नोट में वापस आइए, द फैक्ट दैट an assessee is resident in India in respect of 1 year does not automatically mean that he would be resident in the preceding or succeeding year as well. Consequently, the residential status of assessee should be determined for each year separately. Thus, in view of the fact that a person resident in 1 year may become non-resident or RNOR in another year and vice versa. Done, Malik? डन मालिक? आ जाओ। So अब a person can either be resident or person can either be non-resident, yes or no, depending upon the number of days वो कितने दिन रहता है या कितने दिन नहीं रहता, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ROR होगा या RNOR होगा। यहां तक के तो सब ठीक था, समझना, यहां तक के तो सब ठीक था, लेकिन इस बार फाइनेंस एक्ट ने एक और अमेंडमेंट लाया डीम्ड रेसिडेंट नाम का। जी हां, डीम्ड रेसिडेंट नाम का एक और अमेंडमेंट लाया गया और यहां पे सेक्शन 61A इंसर्ट किया गया। ध्यान से सुनना, सेक्शन 61A इंसर्ट किया गया डीम्ड रेसिडेंट के नाम से। यस, अच्छा जी, क्या बोलता है ये जो डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। इस बात को याद रखना, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। ऐसा इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है अदर देन फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ऊपर, और आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो उसे फिर इंडिया में स्ट्रेट अवे RNOR मान लिया जाएगा। अब ये किन लोगों के लिए है? ये उन इंडियन सिटीजन्स के लिए है जो कहीं ना कहीं इंडिया में भी टैक्स अवॉइड कर रहे थे और कहीं बाहर भी टैक्स अवॉइड कर रहे थे। तो एक डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट लेके आया। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं एंड यू आर आउटसाइड इंडिया, यू आर आउटसाइड इंडिया, इंडिया से आप 15 लाख से इनकम ज्यादा अर्न कर रहे हैं और आप किसी भी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, किसी भी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो आप इंडिया के रेसिडेंट मान लिए जाओगे, प्लस यहां पे RNOR के कैटेगरी में फॉल हो जाओगे, स्ट्रेट RNOR की कैटेगरी में आपको फॉल कर दिया जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 61 में क्या लिखा है उसे बाजू कर दो। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड नहीं है,
एन इंडियन इंडिविजुअल बीइंग अ इंडियन सिटीजन having total income other than foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year shall be deemed to be resident in India if he is not liable to tax in any other country territory by reason of his domicile resident or any other criteria of similar nature. यानी आप समझ रहे कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन को लेकर के. मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं. सबसे पहले एक मिनट, अगर आपको इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, 15 लाख से नीचे कमाते हैं, 182 डेज पे आप रेसिडेंट होंगे. एवरी क्राइटेरिया सेम. अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आप रेसिडेंट होंगे अगर 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर में है, या एटलीस्ट 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है. तो अब आया है डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट. अगर आप इंडियन सिटीजन है, आप आउटसाइड इंडिया है, राइट, इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर की है और आप किसी भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इंडिया में बाय डिफॉल्ट में RNOR की कैटेगरी में आ जाओगे एज पर द डीम्ड रेसिडेंट कंसेप्ट. As per section 66, if a person is deemed resident as per 61A, he shall deem to be RNOR. अगर कोई व्यक्ति deemed resident बन जाता है वो straight away RNOR की कैटेगरी में फॉल होगा इन जनरल. हालांकि अगर वो ROR की कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तब तो हम उसे ROR ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इन जनरल उसे RONOR की कैटेगरी में हम शिफ्ट कर देंगे. Other points, if a person is resident as per 61, then 61A shall not apply. Logical है. If 61 does not apply to an individual who is not an Indian citizen but a person of Indian origin, 61A किसको अप्लाई नहीं करता? इंडिविजुअल को who is not an Indian citizen but a person of Indian origin. That is, person of Indian origin पे 61A के नाम का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. 61A सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बेटा? इंडियन सिटीजन के लिए है. What is person of Indian origin? A person is deemed to be of Indian origin if he or parents or grandparents were born into undivided India. It may be noted that grandparents include both maternal and paternal grandparents. ठीक है मालिक, वापस आते हैं यहां पे. तो अब इसके चक्कर में क्या हो गया? RNOR की डेफिनेशन अमेंड हो गई. RNOR हम किसे कह सकते हैं? पहले तो ROR के दो अपोजिट ले लो. ROR कब कह सकते थे किसी को भी? अगर कोई भी 2 out of 10 क्या रहता है? रेसिडेंट. तो अब ऐसा कह सकता हूं अगर कोई 9 out of 10 ही नॉन रेसिडेंट है तो वो RNOR हो जाएगा. He stays in India for 730 days in 7 previous preceding year. मतलब अप टू 729 डेज होगा तो वो RNOR हो जाएगा. तीसरा, अगर कोई 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट है तो वो RNOR हो जाएगा. एवरीबॉडी गेटिंग इट और नॉट? सो चेक कीजिएगा, RNOR की डेफिनेशन बदल गई. एन इंडिविजुअल इज एन RNOR if he is non-resident for 9 out of 10 previous preceding year. ये तो ROR के अपोजिट वाला हुआ. ROR बोलता है 2 out of 10 रेसिडेंट होना. मतलब 9 out of 10 अगर नॉन रेसिडेंट हो तो 2 out of 10 तो आप रेसिडेंट हो ही नहीं सकते. ये तो उसका अपोजिट कंडीशन हो गया. In 7 previous preceding year he has been in India for 729 days or less. अगर 730 दिन से ऊपर आप 7 previous preceding year में नहीं है तो आप कौन है? RNOR की कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हैं. An Indian citizen person of Indian origin having total income exceeding 15 lakh during the previous year who has been in India for a period exceeding 120 days but less than 182 days. याद है, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडिया जो इंडिया के बाहर है और इंडिया आ रहा है और 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहा है, तो दो क्राइटेरिया थे उसके रेसिडेंट के, 182 डेज और 120 डेज एंड 365. मान लो वो एटलीस्ट 182 डेज भी नहीं है, वो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 182 डेज भी नहीं है, वो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट. वो 120 दिन से ऊपर है बट अप टू 182 डेज है, वो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? RNOR. क्या हो जाएगा वो? RNOR. एक्सीडिंग 120 डेज बट अप टू 182 डेज, उसको स्ट्रेट अवे RNOR की कैटेगरी में फेंकना है. यस, तो ये वही क्राइटेरिया लिखा हुआ है. RNOR हम किसे कह सकते हैं? अगर 9 out of 10 आप नॉन रेसिडेंट है तो आप 729 डेज तक ही है इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, तो आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट इन इंडिया, 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर में 120 दिन से ऊपर बट 182 डेज से नीचे है, आप RNOR होंगे. चौथा, अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट है 61A के हिसाब से, तो वो बाय डिफॉल्ट में कौन है? RNOR है. So an Indian citizen who is
डीम्ड टू बी रेसिडेंट, डीम्ड टू बी रेसिडेंट एज पर क्लॉज 1A, एज पर क्लॉज 1A। चेक कर लीजिए मालिक। डन प्रभु। चलो बेटा बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो सर इस हिसाब से मालिक आप ROR, RNOR और NR को डील करेंगे। मुझे कंफर्मली ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट के अंदर में इंडिविजुअल या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, डीम्ड रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मुझे कंफर्मली ऐसा लगता है। कौन से वाले क्राइटेरिया पे आएगा? ये जो क्राइटेरिया है ना, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और डीम्ड रेसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ये कंफर्म आएगा। हमने जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर के अंदर में इसके क्वेश्चन कंसीडर किए अमेंडमेंट वाले, वहां आपको पूरा का पूरा ये प्रोविजन वापस से रिकॉल करवाऊंगा। चलिए आइए, हम नॉन रेसिडेंट किसे कहेंगे? इफ एन इंडिविजुअल डू नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, do not satisfy any of the basic condition, then he will be treated as non-resident. It must be noted that fulfillment of any one of the condition A or B as applicable will make an individual resident. Further, it is to be noted that these conditions are alternative and not cumulative in application. ठीक है मालिक? अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज होता है, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज। अब एक सवाल खड़ा हुआ था। ये सवाल ये था कि भैया ये जो शिप क्रू मेंबर्स होते हैं ये कितने दिन इंडिया के अंदर में हैं? ये जो शिप क्रू मेंबर्स होते हैं ये कितने दिन इंडिया के अंदर में है? इस पे एक सवाल खड़ा हुआ, और इसी के लिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो क्या टेरिटोरियल वाटर के अंदर है या नहीं है। ये बात का क्लैरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आ नहीं रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कस्टम डिपार्टमेंट वालों से बात करी, रिक्वेस्ट की कि बोला भैया जो ये शिप क्रू मेंबर होते हैं इनके नंबर ऑफ डेज इंडिया में हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्या आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये इतने दिन टेरिटोरियल वाटर के बाहर था, ताकि हम ये बात को इंश्योर कर ले कि जितने दिन बाहर था वो पीरियड एक्सक्लूड करें और बचे हुए पीरियड को नंबर ऑफ डेज इन इंडिया काउंट करें और रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लें। कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक प्रोसेस निकाली कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की। अब ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति है जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है शिप में, तो कस्टम डिपार्टमेंट इन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे कहा जाता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होता है कि कितने पीरियड आप इंडिया से बाहर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया माइनस जितने पीरियड इंडिया से आप बाहर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर माइनस जितने दिन इंडिया से बाहर है, बैलेंस नंबर ऑफ डेज रिमेन इन इंडिया। अगर वो 182 डेज से ऊपर है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। वेरी सिंपल क्राइटेरिया बन जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कस्टम डिपार्टमेंट इशू करता है। अब इनकम टैक्स ने एक रूल लेकर के आया, रूल नंबर 126, जिसने कहा कि जब हम नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे शिप क्रू मेंबर के केस में, नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे शिप क्रू मेंबर के केस में, तो उतना पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे जितना पीरियड सीडीसी में लिखा है। सीडीसी में जितना पीरियड लिखा है उतना पीरियड हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्सक्लूड कर देंगे। सो चेक कीजिए, बीइंग अ इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया as a member of ship crew of an Indian ship as defined in the Merchant Shipping Act, Rule 126 provide computation of period of stay in India. An individual being citizen of India and a member of ship crew, the period of stay in India in respect of an eligible voyage shall not include the period beginning from the date joining till the date of sign off as mentioned in continuous discharge certificate। तो ये सर्टिफिकेट के अंदर में जितना पीरियड लिखा होता है ना, ये सर्टिफिकेट के अंदर में जितना पीरियड लिखा होता है इसे एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। Eligible voyage means a voyage undertaken by a ship engaged in the carriage of passenger freight in international traffic where the voyage having originated from any port in India and has a destination to any port outside India। हम eligible voyage किसे कहेंगे? एक ऐसा शिप जिसने इंडिया से एग्जिट किया और किसी फॉरेन रूट पे जा रहा है।
फॉर द वोयाज हैविंग ओरिजिनेटेड इन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया हैज अ डेस्टिनेशन टू एनी पोर्ट इन इंडिया, या फिर ऐसा शिप जो आउटसाइड इंडिया के पोर्ट से इंडिया आ रहा है, इसे भी हम एलिजिबल वोयाज कहेंगे. Being a citizen of India or person of Indian origin within the meaning of explanation to 115C, who being outside India comes to visit to India in previous year. Not so important. तो चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में अच्छे खासे अमेंडमेंट है. अच्छे खासे अमेंडमेंट्स को एक और बार रिपीट कर दे. व्हाट इज जनरल रूल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, ये आज भी रखा है, एज इट इज रखा है. मैं तीसरी चौथी बार अमेंडमेंट के साथ आपको पूरा रिवाइज करवाऊं, बहुत अच्छे से ध्यान देना. जनरल रूल ऑफ डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से एक भी, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, इसे आरओआर या आरएनओआर बनाए. आरओआर कब कब बन सकता है, अगर 66 की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आरओआर बनेगा. ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आरओआर, नहीं तो आरएनओआर. आरएनओआर कब कब बन सकता है, 4 कंडीशन. ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. He stays in India for only up to 729 days. He is deemed resident as per 6(1). He is Indian citizen, person of Indian origin who has income from India exceeding 15 lakh rupees, but stays in India for more than 120 days but less than 182 days. ये 4 लोग RNOR बन जाएंगे. 3 लोग के लिए रेसिडेंट का मतलब सिर्फ 182 डेज 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगता. पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज. दैट्स ऑल, गेम ओवर. थर्ड, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट. टेक्निकल गुरुजी, इनकम इज अप टू 15 लाख रुपीज. इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा अगर ये 182 डेज इंडिया में रेसिडेंट हो जाते हैं तो. तीसरा क्राइटेरिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आ रहे हैं और अदर देन फॉरेन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, इन्हें रेसिडेंट माना जाएगा. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और एटलीस्ट 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. 120 दिन से कम है स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट, 120 से ऊपर 182 तक के रेसिडेंट आरएनओआर, 182 के ऊपर रेसिडेंट आरओआर या आरएनओआर, डिपेंड करता है कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं. गेटिंग इट और नॉट. जब शिप क्रू मेंबर के हम नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे तो उतना पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे जितना सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होगा. गेटिंग इट मालिक. ये था पूरा अमेंडमेंट, मैंने आपको बता दिया. डीम्ड रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं. 61A. 61A क्या कहता है? 61A कहता है अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इस प्रोविजन में कवर नहीं है. अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, यू आर आउटसाइड इंडिया, इंडिया से 15 लाख रुपए कमा रहे हो और आप किसी भी और कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं हो, तो आप इंडिया के रेसिडेंट मान लिया जाओगे और इंडिया में आपको टैक्स देना है. इंडिया में आपको क्या करना है? टैक्स देना है. ये उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी गाज हो गई जो अब तक के कहीं भी किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे थे, नॉट इवन इन इंडिया. अब वो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट बन जाएंगे जस्ट बिकॉज दे आर इंडियन सिटीजन, जस्ट बिकॉज दे आर इंडियन सिटीजन. तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया था. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 61. क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन है, पूरे प्रोविजन खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, एग्जाम में इसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, स्टिल आप पढ़ लीजिए. वैसे भी अगर आप 21 के कोई भी एग्जाम देख रहे हैं, मई 21, नवंबर 21, जून या दिसंबर 21, भाई साहब मेरे को नहीं लगता इसके अंदर में से कुछ भी आ सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ में से. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. अगर एचयूएफ के होली डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं या पार्टली भी डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? रेसिडेंट कहेंगे. हम इसे क्या कहेंगे? रेसिडेंट कह देंगे. किसको? एचयूएफ को ही रेसिडेंट कह देंगे. अगर एचयूएफ के डिसीजन होली आउटसाइड इंडिया लिए जाते हैं तो ही वो एचयूएफ क्या होगा? नॉन रेसिडेंट बनेगा. अच्छा सर,
एचयूएफ को भी हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है आरओआर आरएनओआर में। एचयूएफ को भी हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है मालिक आरओआर आरएनओआर के अंदर में। अगर कर्ता ऑफ एचयूएफ सेटिस्फाई कर देता है 6 कर्ता ऑफ एचयूएफ सेटिस्फाई कर देता है 6 तो होल एचयूएफ विल बी आरओआर। कर्ता ऑफ एचयूएफ अगर सेटिस्फाई कर देता है 6 तो होल एचयूएफ आरओआर। 6 मतलब वही दो कंडीशन 2 आउट ऑफ 10 730 आउट ऑफ 7। अगर कर्ता सेटिस्फाई कर देता है होल एचयूएफ को हम आरओआर बोलेंगे, नहीं तो होल एचयूएफ को हम आरएनओआर बोलेंगे। वो जो इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो एचयूएफ के काम के नहीं है, आपको भी पता है, चेक कीजिएगा। और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैन ईदर बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, एक डिसीजन में इंडिया में हो गया तो रेसिडेंट हो गया, होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। If कर्ता satisfies 6 whole HUF ROR, otherwise whole HUF RNOR. A HUF firm or any other association of person is said to be resident in India in any previous year in every case except where during that year control and management of its affair is wholly situated outside India. Generally HUF firm और other association को resident माना जाता है except in a situation जब उनका पूरा control and management ही कहाँ है बेटा, outside India. If कर्ता of a resident HUF satisfy both the following conditions, additional conditions, then resident HUF will be ROR, otherwise RNOR. वही 2 out of 10 वाले क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। डन मालिक, चलो ये था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अब आते हैं बिल्कुल इसी तरीके के कोई रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर। यहां पे पहले पेज पे आपको दिख जाएगा, बड़ा छोटा सा था इसके लिए यहां ला लिया। अदर मतलब कौन से सेक्शन में कवर है, सेक्शन 6(4) में कवर है। अदर में कौन कौन आ जाएगा, इसके अंदर में फर्म आ जाएगा, इसके अंदर में एलएलपी आ जाएगा, इसके अंदर में एओपी, बीओआई और एजेपी भी आ जाएंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर बिल्कुल सेम है जैसा एचयूएफ है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। फर्म का केस अगर पार्ट ऑफ द डिसीजन में इंडिया में होते हैं तो रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। If control and management wholly or partly situated in India, resident. If control and management wholly situated outside India, non-resident. अब आएंगे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के ऊपर। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, ध्यान से सुनिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। कंपनी को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया जा सकता है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, मालिक इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, भले ही वो इंडियन कंपनी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्यों ना हो। अगर इन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो इसे रेसिडेंट ही माना जाएगा, गेम ओवर, सवाल खत्म, मैटर ओवर। अगर फॉरेन कंपनी है, पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट। पोयम इंडिया में है रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट। अब आप ये पूछेंगे ये पोयम का मतलब क्या होता है? पोयम का मतलब होता है बेटा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोला बेटा मैंने? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट। एक समय था जब यहां पे भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड यूज हुआ करता था, पर कंपनीज क्या करती थी, अपनी एक आधी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया रख देती थी और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को शिफ्ट कर देती थी, और फॉरेन कंपनीज बताती थी कि हम इंडिया में रेसिडेंट है ही नहीं। इसके लिए हम लोगों ने ओईसीडी का दिया हुआ, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का दिया हुआ क्राइटेरिया अपनाया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपनाती है, पोयम। पोयम का मतलब होता है बेटा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट।
कैसे निकालेंगे पोयम इंडिया में है, इसके लिए सरकार ने 2017 में एक गाइडलाइन इशू करी। 2017 में सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन इशू करी और वो गाइडलाइन इंटर लेवल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, वो फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। So, if it is an Indian company, always resident. Foreign company, poem in India, resident, poem outside India, non-resident. poem का गाइडलाइन कहां पढ़ने का है? सीए फाइनल में, सीएस प्रोफेशनल में या सीएमए फाइनल में, आपको भी इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Company is said to be resident in India in any previous year if it is an Indian company or its place of effective management in that year is in India. तो हम उसको क्या मान, रेसिडेंट मान लेंगे। For the purpose of this clause, place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business in whole or substance is made. ये कहने का क्राइटेरिया है, इसके लिए 2017 में एक प्रॉपर सर्कुलर लेकर के आए हैं, वो फाइनल लेवल पे है, आपको है नहीं, बस इतना समझना है, पोएम इन इंडिया रेसिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। सर, तो इस तरह से हमने देखा सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल के लिए, 6(2) बोलो भाई एचयूएफ के लिए, 6(3) कंपनीज के लिए, 6(4) अदर्स के लिए। ये था रेसिडेंशियल स्टेटस। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, आप आरओआर, आरएनओआर, एनआर जो भी क्राइटेरिया है, वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को हम या तो आरओआर या तो आरएनओआर या तो एनआर में क्लासिफाई करते हैं, बाकी सारे अदर्स को हम या तो रेसिडेंट या तो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई करते हैं। ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनने वाला पॉइंट है। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कुड बी आरओआर, आरएनओआर, रेस्ट एवरी अदर पर्सन इज ईदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। गेम ओवर, गेम ओवर। डन मालिक? चलिए, सेक्शन 6 होने के बाद आपको जाना चाहिए सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यहां से रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, यहां तक के रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, बस इसके आगे का कुछ पढ़ना ही नहीं है, और कभी भूले भटके उनने जाकर के अगर मॉड्यूल ओपन किया तब समझ में आता है यार रेसिडेंशियल स्टेटस में तो ये सारी चीजें भी है, ये तो हमने कभी देखी ही नहीं। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो सेक्शन 9 से आते हैं, और सेक्शन 9 एक बहुत 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 बड़ा सेक्शन है जिसको आपको मैंडेटरीली पढ़ना चाहिए। इस बार के जो रीसेंट अटेम्प्ट्स हुए हैं ना बेटा, राइट, नवंबर 20, जनवरी 21 के, इसके अंदर भी आप जाकर के देखो, आपको सेक्शन 9 के क्वेश्चन दिखेंगे। यह बात अलग है कि आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। तो जब हम सेक्शन 5 पे जाते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स इन इट्स नेसेसरी दैट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। सबसे पहले है ना, इस चार्ट के ऊपर आइए। ये चार्ट है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट। आपको तो पता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही सिर्फ क्या हो सकते हैं, आरओआर, आरएनओआर या एनआर हो सकते हैं। इन्हें दो तरह की इनकम आ सकती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। सेक्शन 5 आपको समझाता है कि क्यों हम इतना रेसिडेंशियल स्टेटस में आरओआर, आरएनओआर, एनआर के साथ खेलते रहते हैं, वो यहां समझेगा आपको। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आरओआर, आरएनओआर या एनआर हो सकते हैं। अब ऐसे केसेस में इन्हें या तो इंडियन इनकम आ सकती है या तो फॉरेन इनकम आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इनकम? इंडियन इनकम मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन इनकम के 4 क्राइटेरिया: रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। अगर इनकम इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो। अगर ये इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो, डजंट मैटर। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? बेटा इंडियन इनकम मतलब बड़ा सिंपल है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। वापस वापस वापस, इंडियन इनकम मतलब क्या? रिसीव्ड इन इंडिया, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued or arise in India। यहां पे लिखिए सेक्शन 9, received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to accrue or arise in India।
डन मालिक। आते हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और ये पैसा इंडिया के अंदर में मिला, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। सपोज कर लेते हैं अंडरटेकर और जॉन सीना, हमारे बचपन के फेवरेट स्टार WWE के, दोनों भी नॉन रेसिडेंट, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन उसका पैसा इंडिया में मिला। नाउ विल दिस बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम? आंसर इज यस। अगर पैसा इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंडियन इनकम एंड लाइबल टू टैक्स ईदर यू आर ROR, RNOR और NR। तो अगर अंडरटेकर जॉन सीना के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, और अगर इसका पैसा इंडिया में मिला है तो इट विल बी एन इंडियन इनकम। अंडरटेकर या जॉन सीना के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आय हाय हाय हाय, क्या बात कही है, क्या बात कही है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, हम ये मान लेंगे कि ये पैसा इंडिया में मिला है। कहां लिखा है ये बात? सेक्शन 7 में भी लिखी है और सेक्शन 8 में भी लिखी है। इसीलिए कहा था 6 पे जाओ, 6 से 5 पे जाओगे, 5 से 7, 8 और 9 पे जाओगे, 7, 8 और 9। समझ में आई बात? तो मैं आपको हमेशा से लिंक करा के पढ़ाते आया हूं, तो ये लिंक ही चलेगा। आगे देखिएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की बात चल रही है। अगर मैं बात करूं आपसे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की, तो क्या बातें हैं बेटा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7 कहता है। चलिए सेक्शन 7 के ऊपर चलते हैं। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7, डीम टू रिसीव और अक्रू दिख रहा है, इसमें आपको सेक्शन 7 करना है। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या कहता है बेटा? बेटा सेक्शन कहता है कि मान लो ये 4 इनकम इंडिया में मिली है और ये सोच करके आपको टैक्स करना होगा। पहला, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी। आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता है, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, इसे इंडियन इनकम मान ली जाएगी। लॉजिक समझिए ना, मैंने आपको पैसा ना देके आपके बिहाफ पे किसी स्कीम में जमा करा दिया, आपके पास राइट है कभी भी स्कीम से पैसा निकालने का। एज गुड एज मैंने पैसा आपको दे दिया, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, इंडियन इनकम बन जाएगा। इंटरेस्ट बियॉन्ड 9.5%, 9.5% तक का इनकम इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है आरपीएफ के ऊपर। तो 9.5% के ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है आरपीएफ में, इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया एज इंडियन इनकम। ट्रांसफर ऑफ यूआरपीएफ टू आरपीएफ, एक्चुअली ये बड़ा मजेदार किस्सा है। इस मजेदार किस्से को यूं समझिए, हुआ ये कि जो फाइनल अमाउंट होती है ना प्रोविडेंट फंड की, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, ये टैक्सेबल होती है, जबकि फाइनल अमाउंट जो आरपीएफ की होती है ये टैक्सेबल नहीं होती। तो लोग क्या करते थे आपको पता है? यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट करते थे, यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट कर देते थे एट द एंड, क्योंकि यूआरपीएफ के एंड पे पैसे पे टैक्स लगता है और आरपीएफ पे नहीं लगता। तो लोग आरपीएफ को यूआरपीएफ पे क्या कर देते थे? कन्वर्ट कर देते थे। कई सालों बाद डिपार्टमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। डिपार्टमेंट ने क्या किया आपको पता है? डिपार्टमेंट ने कह दिया बेटा यूआरपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्ट करोगे, इसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और इस पर टैक्स लगाया जाएगा, इंडियन इनकम बोल के टैक्स लगाया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर 80 सीसीडी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ पे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे उसके हाथ में पैसे ना देके उसके बिहाफ पे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कराया, तो ये मान लिया जाएगा दैट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 4 आइटम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे। पहला कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, कंट्रीब्यूशन to RPF beyond 12% of salary, interest on RPF beyond 9.5% of salary, transfer from URPF to RPF and contribution in pension fund under 80 CCD। ये 4 चीजें deemed to be received in India मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? deemed to be received in India मानी जाएगी और ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 8 मैं यहां पे भी पढ़ा रहा हूं और आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ये देखने को मिलता है। सेक्शन 8 क्या बताता है? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड
from an Indian company deemed to be received in India. Interim dividend is taxable when received by shareholder. Final dividend is taxable when declared in AGM. इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा बेटा? इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल है जब शेयर होल्डर को एक्चुअली रिसीव हो गया. इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल है जब शेयर होल्डर को वो एक्चुअली रिसीव हो गया. फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल है जिस दिन वो डिक्लेयर हुआ. एजीएम में डिक्लेयर होना, कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा होगा, ये लाइबिलिटी बन जाता है. यस मालिक. ओके. ये पॉइंट को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नाम के चैप्टर में भी देखते हैं. इंटरिम डिविडेंड तब टैक्सेबल होता है जब शेयर होल्डर को रिसीव हो जाए. फाइनल डिविडेंड तब टैक्सेबल हो जाए तब एजीएम को डिक्लेयर हो जाए. इंडियन कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ये इनकम हमेशा इंडिया में अक्रू और राइज हुई है ये माना जाएगा, इंडिया में रिसीव हुई है माना जाएगा और इसे टैक्स देना होगा. मान लीजिए अपनी एक कंपनी आईटीसी इंडियन कंपनी ने क्या किया, शेयर दिए, शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया. भाई साहब शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया. किसको दिया? मिस्टर बाइडेन को दिया, who is a non-resident. Is that dividend taxable in India? Answer is yes. Deemed to be received in India. Deemed to be received in India. ये टैक्सेबल हो जाएगा इस नॉन रेसिडेंट को भी बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. वापस से आते हैं इंडियन इनकम के 4 क्राइटेरिया. रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7 और 8. सेक्शन 7 कहता है 4 क्राइटेरिया डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12%, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, contribution to pension scheme and conversion of URPF to RPF. सेक्शन 8 कहता है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी ने दिया है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा. इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. अक्रूड इन इंडिया, अक्रू और अराइज. अगर ये अक्रू और अराइज इंडिया के अंदर में हो रहा है, अक्रू और अराइज इंडिया के अंदर में हो रहा है तो ये इंडियन इनकम माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, भले ही इसका पैसा आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना मिला हो, द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, अराइज्ड इन इंडिया, टैक्स्ड इन इंडिया. प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? इंडिया में. मान लीजिए एसबीआई के अंदर में एक एफडी रखी हुई है, इस एफडी पे इंटरेस्ट डेली अक्रू हो रहा है. इस इंटरेस्ट को भले ही आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ हो बट ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में बिकॉज अक्रूड यहां हुआ है. मान लीजिए अगर किसी ने जॉब की है नॉन रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर में, उसकी सैलरी यहां अक्रू हुई है, भले ये सैलरी उसको आउटसाइड इंडिया मिली हो बट दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सो अगर अक्रू यहां से हो रही हुई है, अराइज यहां से हो रही है, भले ही वो पैसा आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना मिला हो, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी नॉन रेसिडेंट ने प्रोफेशनल सर्विसेज दी इंडिया के अंदर में, इसका टैक्स का पेमेंट बाहर मिला, अब उसकी जो सर्विसेज थी वो इंडिया में रेंडर हुई है, द अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया. अक्रू और अराइज इन इंडिया. डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये है सबसे बड़ा सेक्शन जो एग्जाम में बहुत काम का है. डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कब मान लिया जाएगा कि ये इंडिया में ही अक्रू या अराइज हुई है? इसकी एक पूरी लिस्ट सेक्शन 9 के अंदर में लिखी हुई है. इसकी एक पूरी लिस्ट सेक्शन 9 के अंदर में लिखी हुई है और इस लिस्ट को हमें एक एक करके देखना होगा. सैलरी अर्न्ड इन इंडिया. अब देखिए ये 10 आइटम की लिस्ट है लेकिन मैं पहले से नहीं दूसरे से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. सैलरी अर्न्ड इन इंडिया, एक एक पॉइंट को जरा समझिएगा. Salary is taxable at a place where services are rendered. Salary वहां taxable होती है at a place where services are rendered.
मैं एक एक चीज के ऊपर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए तो भी बेहतर है। आपकी लिखने की इच्छा हो तो आप खुद लिख सकते हैं एक पेज अटैच करके, ठीक है। मान लीजिए ये मिस्टर जोई है। मिस्टर जोई इज अ नॉन रेसिडेंट। ये इंडिया में आते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं इंडिया में। ये सर्विस रेंडर करते हैं इंडिया में। इससे रिलेटेड जो मनी है ये मिलता है इन फॉरेन। एक सवाल खड़ा हुआ, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यहां सेक्शन 9 रूल में आया। सेक्शन 9 कहता है इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, पैसा कहीं पे भी मिला हो फर्क नहीं पड़ता, इट इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया एंड यस इट इज एन इंडियन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। इफ सर्विसेज आर सैलरीज अर्नड इन इंडिया, सर्विसेज अगर इंडिया में रेंडर की गई है, यही बात आपको सेक्शन 15 भी कहेगा। सेक्शन 15 कहेगा सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो सर्विसेज रेंडर कहां हुई है मालिक? इंडिया में। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। भले ही पैसा बाहर मिला बट दिस अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। भले ही पैसा बाहर मिला बट दिस अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। Point number 3, salary from government to an Indian citizen for services rendered outside India। ये बड़ा गजब पॉइंट है गुरु। पॉइंट 3, मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने, बराबर है, इराक में एक इंडियन सिटीजन को डिप्लॉय किया है। इसका नाम है मिस्टर टाइगर, और इसका जो पेमेंट है ये कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। बराबर है, ध्यान से सुनना। इंडियन गवर्नमेंट इराक के अंदर में एक एम्प्लॉय रखता है हु इज एन इंडियन सिटीजन, बराबर है। वो अपनी सर्विस कहां रेंडर कर रहा है? आउटसाइड इंडिया, और उसे पैसा भी मिल रहा है आउटसाइड इंडिया। इज दिस अमाउंट टैक्सेबल इन इंडिया? जनरल रूल पे आते हैं जो अब ये हमने पढ़ा 1 मिनट पहले। जनरली सैलरी वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विस रेंडर की है। अब इस केस में टाइगर ने जो सैलरी सर्विसेज रेंडर की है ये इराक में की है। आपका जनरल आंसर आना चाहिए दैट दिस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। ये पैसा अगर इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है किसी इंडियन सिटीजन को फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ये जो सैलरी है ये टैक्सेबल इन इंडिया मानी जाएगी। ये एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है दैट जहां सर्विसेज रेंडर की जाती है वहां टैक्सेबल होती है। ये एक्सेप्शन है। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया भी दिया है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो भी ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। सैलरी टैक्सेबल है, लेकिन जो अलाउंस और परक्विजिट है, जो अलाउंस और परक्विजिट है, ये नॉट टैक्सेबल है। ये आप सैलरी में पढ़ोगे बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूं। डन मालिक? ओके, चेक। सो पॉइंट नंबर 2 हमसे कहता है जहां सर्विस रेंडर की है वहां टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 3 ही तुरंत इसका एक्सेप्शन दे देता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को दिया आउटसाइड इंडिया दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट को फिर से एक बार पढ़िएगा। इफ सैलरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन, वर्ड क्या लिखा है मालिक? इंडियन सिटीजन। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और इंडिया में इसे क्या किया जाएगा? टैक्स किया जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला ये हमेशा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। सर अभी सेक्शन 8 भी तो यही कह रहा था, फिर सेक्शन 9 में क्यों लिखा? सेक्शन 8 बता रहा था कब टैक्सेबल है, सेक्शन 9 बता रहा था इंडियन कंपनी से मिला है तो ये हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगा। हमने आपको 8 और 9 मिला के पढ़ाया। फोर्थ, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन। ध्यान से सुनिए, दिस इज पॉइंट नंबर 5।
पॉइंट नंबर 5, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई रेसिडेंट या कोई नॉन रेसिडेंट हु यूटिलाइज द मनी इन इंडिया, ये अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसको, नॉन रेसिडेंट को, विच इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी, दिस इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 9। कई बार ऐसा होता है कि इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन से लोन लेता है, कई बार ऐसा होता है रेसिडेंट कंपनीज फॉरेन से लोन लेती है, या नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट से लोन लेता है, लेकिन इस पैसे को इंडिया में यूज किया जाता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट जिसने पैसा इंडिया में यूज किया और इसके लिए ये क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसको, नॉन रेसिडेंट को। एक बात याद रख ली, सेक्शन 9 प्योरली नॉन रेसिडेंट के लिए वर्क करता है, सेक्शन 9 प्योरली नॉन रेसिडेंट के लिए वर्क करता है। नॉन रेसिडेंट को अगर इंडिया से इंटरेस्ट इनकम हो रही है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट से हो, इंडिया के किसी रेसिडेंट से हो, या इंडिया के नॉन रेसिडेंट से हो, बट इस पैसे को वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में यूज कर रहा है, तो जितनी इंटरेस्ट इनकम इंडिया से हो रही है उस नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। ये इंटरेस्ट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ये इंटरेस्ट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर, चलिए, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट या कोई रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हु यूज सच इंटेंजिबल इन इंडिया पे करता है रॉयल्टी किसको, नॉन रेसिडेंट को, सच रॉयल्टी इज टैक्सेबल इन इंडिया टू सच नॉन रेसिडेंट। सो अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया से रॉयल्टी इनकम कमाता है, दैट रॉयल्टी इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। पैसा कहां मिल रहा है डजंट मैटर, अगर रॉयल्टी या पेटेंट्स इंडिया में यूज हो रहे हैं और इसके लिए रॉयल्टी पे की जा रही है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी हो, रेसिडेंट द्वारा दी हो, या नॉन रेसिडेंट जो यूज कर रहा है इंटेंजिबल्स इन इंडिया, ये अगर रॉयल्टी देते हैं नॉन रेसिडेंट को, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, in the hands of a non-resident। अच्छा, चेक करिए, अब यहां पे दो बड़े अमेंडमेंट थे। हुआ क्या था, 1976 के पहले लॉ बनाया गया था कि 1976 एक वो पीरियड था जब इंडिया को बहुत ज्यादा पेटेंट्स की जरूरत थी, इंडिया को टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जो रॉयल्टी अर्न की गई है एज पर द अग्रीमेंट प्रायर टू 1976 with Indian government, not deemed to accrue or arise in India। इन लोगों को एग्जम्प्ट किया गया था। 1976 के पहले कई ऐसे एग्रीमेंट बने थे जिसके तहत बोला गया था कि जो रॉयल्टी इनकम इंडिया से अर्न की जा रही है इसे टैक्स नहीं किया जाएगा। ऐसे जो एग्रीमेंट्स थे जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी 1976 के पहले के जो एग्रीमेंट है आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये एग्रीमेंट खत्म हो गए, आज भी चल रहे हैं। उन एग्रीमेंट जो 1976 के पहले थे उनके रॉयल्टी पेमेंट अगर आज हो रहे होंगे वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है।
डन मालिक, नाउ चेक। एक और पॉइंट हुआ, एक सवाल खड़ा हुआ था, कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर आते हैं क्या इसे सेपरेट ट्रीट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रॉयल्टी पेमेंट? इसका जवाब आया नहीं। कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर इन बिल्ट आते हैं इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसे एक ही पार्ट माना जाएगा और इसे सेपरेट रॉयल्टी पेमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। खैर वो अभी इतना रिलेवेंट नहीं बनेगा इस पॉइंट पे, बस इतना याद रखिए कि अगर इंडिया से रॉयल्टी इनकम अर्न की है इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। रॉयल्टी अगर कोई एग्रीमेंट के तहत अर्न की गई है प्रायर टू 1976 जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया हुआ है, ये इंडिया में डीम टू अक्रूर अराइज नहीं होते। इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, पॉइंट नंबर 7। अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हु इज यूजिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, ये पे कर रहे हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, किसको दे रहे हैं? नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं। दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। पैसा कहां मिल रहा है इससे कोई लेन देन नहीं। अगर ये प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी जा रही है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये पैसा कहां मिल रहा है? द इनकम इज डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। जनवरी 21 के अटेम्प्ट के अंदर में ये सवाल पूछा गया है, क्या फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल इन इंडिया होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस? पैसा कहां मिला है? आपका जवाब होना चाहिए अगर ये इंडियन गवर्नमेंट से मिला है, रेसिडेंट से मिला है या नॉन रेसिडेंट से मिला है, जो प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज कर रही है, ये अगर कोई भी फीस फॉर रॉयल्टी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे किसी भी नॉन रेसिडेंट को, ये अमाउंट डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया है। सेक्शन 9 के हिसाब से इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। डन मालिक? पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया। नन, आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू से। जो इनकम, जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, सपोज कर लेते हैं सानिया मिर्जा जी की प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, खैर अब वो पाकिस्तान के अंदर में है, वो पाकिस्तान में से ही इंडिया की ये प्रॉपर्टी क्या कर देती है? सेल कर देती है किसी दूसरे व्यक्ति को, और इसका पैसा उन्हें पाकिस्तान में ही मिलता है। सवाल 1, मान लीजिए प्रॉपर्टी इंडिया में है, असेसी नॉन रेसिडेंट क्यों ना हो, टैक्सेबल इन इंडिया। असेट्स है मान लीजिए कोई उनके, वो सेल कर देती है इंडिया के अंदर में, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर असेट या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। गेम ओवर। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट सिचुएटेड इन इंडिया, वी हैव ऑलरेडी डन। गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे दे आउटसाइड इंडिया तो ये टैक्सेबल होगा। पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 10 समझिए। होता क्या था, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में देखते हैं कि अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है और इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है तो ये पूरा का पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होता है। ऐसी एक प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब तक के इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि अगर किसी रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया दिया, क्या मनी, इस प्रोविजन में सिर्फ मनी कवर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं है। गिफ्ट में जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं, गिफ्ट के प्रोविजन की टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं 56(2)(10) में, तो वहां पे मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी तीनों कवर होता है, लेकिन सेक्शन 9 में हम सिर्फ मनी कवर करते हैं, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, हम सिर्फ मनी कवर कर रहे हैं। सो अगर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को
आउटसाइड इंडिया दिया मनी, तो ये गिफ्ट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा सेक्शन 9 के हिसाब से। इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है तो टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में। डन, ओके डन मालिक, आ जाओ। तो अराउंड 10 आइटम्स की लिस्ट है, ये वो एनलिस्ट करता है द इनकम विच इज डीम टू अक्रू इन इंडिया। अक्रू इन इंडिया है तो इसे इंडियन इनकम माना जाएगा, इंडियन इनकम माना जा रहा है तो इस पे क्या किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर ये अक्रू इन इंडिया माना जा रहा है तो ये इंडियन इनकम बनेगी, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। इसका अब तक हमने एक ही चीज डिस्कस नहीं की, बिजनेस कनेक्शन, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले वापस से यहां आते हैं। सेक्शन 5 ने हमें लिखा था, ध्यान से सुनना, सेक्शन 5 ने हमें लिखा था अगर एसएससी आरओआर, आरएनओआर, एनआर है और इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम मतलब क्या, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अभी अभी हमने सेक्शन 9 पढ़ा, इसका एक पॉइंट बाकी है बिजनेस कनेक्शन। ये इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो। यही अगर फॉरेन इनकम हुई तो, बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट बाकी है, रुक जाइए। यही अगर फॉरेन इनकम हुई तो व्हाट इज फॉरेन इनकम, एन इनकम विच इज नॉट ईदर रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज इन इंडिया इज अ फॉरेन इनकम। सीधे शब्दों में कह दो, जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम आरओआर हुआ तो टैक्सेबल। आरओआर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड, घर पे भी पिटेगा बाहर भी पिटेगा। अलग शब्दों में आप ऐसा कह दे कि आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ये भी चलेगा। यस, एनआर को फॉरेन इनकम मिली, नॉट टैक्सेबल। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप नॉन रेसिडेंट, उनको फॉरेन में ही, अमेरिका में ही कोई इनकम मिली, ना रिसीव्ड इन इंडिया, ना डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ना अक्रूड इन इंडिया, ना डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम मिली, उसे हम इंडिया में टैक्स ही नहीं कर सकते। आरएनओआर को अगर फॉरेन इनकम मिली, कौन सी फॉरेन इनकम, दो फॉरेन इनकम आरएनओआर की इंडिया में टैक्सेबल होगी। ओनली 2 टाइप ऑफ फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया। कौन कौन सी, जो बिजनेस या प्रोफेशन से आई है विच इज सेटअप इन इंडिया। मान लीजिए एसएससी आरएनओआर है और इसका बिजनेस या प्रोफेशन फॉरेन में है, फॉरेन से अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आई आरएनओआर को तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। बिजनेस और प्रोफेशन छोड़ के कोई भी इनकम आई आरएनओआर को, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सपोज आरएनओआर को हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है फॉरेन से, क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। Why? Because only income from business and profession is taxable in India. Getting it or not? Suppose कर लेते हैं, अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, अदर है, अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, अदर है, he may be resident or non-resident, only individual and HUF could be ROR, RNOR. Indian income taxable to all. Foreign income resident को taxable, non-resident को not taxable. डन मालिक? ओके, चेक करते हैं।
ये तो हमने कर लिया। अब सबसे बड़ी चीज बाकी है बिजनेस कनेक्शन। आज तो ये नहीं होना है, अभी तो ये नहीं होना है, ये आगे होना है। तो अभी हम यहीं रुकते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।